तो अभी जो केस था हमारे सामने क्रिएट का हो गया था हमारे पास, और लिस्ट में डेटा शो कराने तक का केस हो गया था ना, जो हमने यहाँ पे किया था इंडेक्स पे। अभी यहाँ पर हम 2 कॉलम और ऐड करेंगे इस टेबल के अंदर, मतलब जो हमारा HTML है उस HTML में आप 2 कॉलम ऐड करेंगे, एक एडिट के लिए और एक डिलीट के लिए। ठीक, तो हम यहाँ चलेंगे TH में, एक TH ऐड करेंगे विद द नेम ऑफ एक्शन। ठीक है, और एक ही कॉलम में 2 हम ऑप्शन ऐड कर लेंगे। यहाँ TD में जाएंगे, बॉटम पे एक TD ऐड करेंगे, और उस TD के अंदर क्या करेंगे, 2 एंकर ऐड करेंगे। इसके अंदर 2 एंकर ऐड करेंगे। तो एक एंकर आपका होगा एडिट के लिए, तो एडिट, और इसके अंदर आपको 2 चीज बतानी पड़ेगी। एक आपको बताना पड़ेगा ASP एक्शन, मतलब जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे कहाँ जाएगा ये, दैट्स ASP एक्शन। ASP एक्शन क्या रहेगा यहाँ पर, एडिट, इट्स एडिट। ठीक है, ASP कंट्रोलर, एम्प्लॉय, और इसमें आईडी जाएगी, जिस आईडी के बिहाफ पे आपका डेटा क्या होगा, अपडेट होगा। आपको देना होगा यहाँ पर ASP राउट आईडी, राउट आईडी क्या रहेगी, @emp डॉट। ठीक है, ये जैसे एक लिंक है, एक लिंक और रहेगा ऐसे ही, लेकिन कॉपी एंड पेस्ट, और ये रहेगा अपना डिलीट। ठीक है, यहाँ पर आप दे दीजिए डिलीट और सेव कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, पहले डिलीट करना है तो डिलीट का एक्शन इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो डिलीट का एक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए जाएंगे कंट्रोलर पे, और यहाँ पर एक एक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट। क्या रिसीव करेंगे, आईडी, इंट आईडी, और सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर कर रहा है तो डिलीट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर बेसिकली चेक कर सकते हैं इफ, ठीक है, सिंपल ऐसे कर लेते हैं, where emp इक्वल टू db context डॉट एम्प्लॉइज डॉट सिंगल और डिफॉल्ट, मतलब एक एम्प्लॉय फेच करना आपको है। ठीक है, कौन सा फेच करना है, जिसकी आईडी मैच करती किससे, आईडी से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इफ emp नॉट इक्वल टू नल, अगर emp क्या है, नल नहीं है, emp नॉट इक्वल टू नल, सिंगल डिफॉल्ट का मतलब होता है एक रिकॉर्ड फेच करेगा, सिंगल ऑब्जेक्ट लाएगा, जो भी उस आईडी के रिस्पेक्ट में डेटा मैच करेगा वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेगा इंस्टेड ऑफ लिस्ट। ठीक है, जब मल्टीपल रिकॉर्ड वेयर लगाओगे तो मल्टीपल आएगा, और सिंगल अब लगाओगे तो एक रिकॉर्ड आएगा। ठीक है, क्या करना आपको है, db context डॉट एम्प्लॉइज डॉट रिमूव, क्या रिमूव करना है, emp रिमूव करना है, देन db context डॉट सेव। ठीक है, एंड सेव चेंजेस करने के बाद हम वापस कहाँ जाएंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, एक्शन पे जाएंगे, एंड द एक्शन नेम इज व्हाट, इंडेक्स। मैसेज आप इसमें नहीं शो करा सकते हैं, वो शो कराने का टेक्निक आपके पास होगा, लेकिन अभी देखो जो करंट आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं एग्जैक्ट इसमें आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिलीट का कोई व्यू तो आपने बनाया नहीं है, डिलीट का आपने कोई व्यू तो बनाया नहीं है, तो आप मैसेज कहाँ शो करा सकते हैं।
ठीक है। जब आप जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे, जो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहाँ मैसेज शो कराइए चाहे जो कराइए, आपकी मर्जी, वो सब चीजों पे हम बात करेंगे लेकिन आने वाले टाइम। उसके बाद आप एल्स पार्ट में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एल्स पार्ट में आप अगर मान लो डिलीट पे नहीं होता है, वापस आप डिलीट पे जा सकते हैं। ठीक है, वापस आप डिलीट पे जा सकते हैं, मतलब इंडेक्स पे ही जाएंगे, क्योंकि डिलीट नहीं होगा तब भी आपको वापस इंडेक्स पे ही जाना पड़ेगा, जहां से वो क्या करेगा, क्योंकि इसका कोई व्यू तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको नेविगेट करना पड़ेगा। हाँ, कुछ डेटा वेटा अगर आपको शो कराना हो, एरर वगैरह शो करानी है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शनल है, हम लोग टेम्प डेटा जैसे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मैसेज वगैरह दिखा सकते हैं यूजर को, बट वो एग्जैक्टली सही चीज नहीं होती है ना, कोई वे है। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे कैसे उस सब चीजों का काम होता है आने वाले सेशन। फिलहाल हमने डिलीट का काम और कोड अपना कर दिया है, और अब हम लोग इसे रन करा भी सकते हैं। थोड़ा सा कोड देखते हैं। तो रन करा लेते हैं एक बार और देख लेते हैं डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो अलग होगा। अच्छा, चेक तो तूने उससे किया होगा, आरिफ ने बताया होगा, उससे जो बना बनाया मिलता है। और एपीआई वाले में पता है क्या होता है, उसमें तुम्हें मॉडल वो नहीं मिलता बनाना, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है, उसमें अलग उसमें थोड़ा अलग प्रोसेस होता है। कैसे? हाँ 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 हाँ, तो तुम ना ना, अच्छा, तो उसका मतलब इसके लिए तो तुम्हें वो करना पड़ेगा ना, पहले तो उसको जो रेंज की जो होगी ना, उसके ऊपर तुम्हें रेंज देनी पड़ेगी, तो उसको बताना पड़ेगा ना किस इंडेक्स में जाकर सेव होना इसके लिए। आईडी जैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं ना, मैं वो बताना चाह रहा हूँ, जो तुम जिस आईडी करते हो उसमें तुम्हें रेंज जिस आईडी पे सेव करना है, जब हमारी गेट पे हम उसमें डाटा डालते हैं, फेस में नेम वगैरह, तो हमारा जो डाटा है वो डाटा वो नीचे की तरफ आता है, सबसे लास्ट में सेव होता है, तो विदाउट जावास्क्रिप्ट नहीं, आप देखो आइडेंटिटी कभी आप ऐसा तो कर नहीं सकते, पहली चीज है कि आइडेंटिटी हमेशा इंक्रीमेंट ऑर्डर में चलती है। हाँ, ये कर सकते हैं कि जो आप डेटा शो कराते हैं लिस्ट में, उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दो, मतलब उसी डेटा क्या करो, लिस्ट को आप रिवर्स कर दो। रिवर्स के लिए फंक्शन आता है, आप फंक्शन लगा दो, डेटा आपका जो भी लिस्ट में डेटा आएगा वो हो जाएगा रिवर्स ना, और रिवर्स होकर के उस पे दिख जाएगा, तो जो आपका जिसमें से लास्ट में ऐड होगा वो पहले आ जाएगा। बस ये टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। डेटाबेस में स्टोर उसी ऑर्डर में होगा, लेकिन आप शो करा सकते हैं अलग तरीके से, ये बेनिफिट होगा। नहीं, जावास्क्रिप्ट की जरूरत आपको यहाँ नहीं पड़ेगी, रिवर्स मेथड होता है, तो बिना जावास्क्रिप्ट के भी आपका काम हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट यूजफुल वहां होता है जहां पर क्लाइंट साइड डेटा कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब ब्राउजर एंड पे कोई मैसेज दिखाना है, कोई वैलिडेशन लगाना है, कोई पार्शियल रेंडरिंग करनी है, तो सारा कुछ जावास्क्रिप्ट के हाथ में होता है। क्योंकि जो इवेंट होते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन चेंज किया, बटन क्लिक किया, माउस ओवर किया, ड्रॉप कोई डेट सेलेक्ट किया, कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है, की प्रेस किया, की अप किया, की डाउन किया, तो ये सिचुएशन सारी हैंडल करने के लिए एमईसी में कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर उसके लिए जावास्क्रिप्ट की बेटर ऑप्शन है, तो वहां पर जेएस लगेगी आपकी। हाँ, सिंग वेट आ गया अभी, इसमें बाय डिफॉल्ट हम बनाते हैं, तो गुड फर्स्ट अप्रोच पहले क्लिक करना ऑपरेशन कर लो, फिर सिंग वेट सिखा दूंगा, तुम लोग बिना कले खा रहा है। अभी तक कोड कितने लोगों ने गिट पे पुश कर दिया है, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए अभी तक?
किसने किसने नहीं किया है? सबने किया हुआ है? कोड चेक होगा, समझ लेना, और नहीं होगा ना गिट पे एक्सक्यूज बनाओगे तो समझ लेना कब चेक होगा सर। कभी भी रैंडमली हो सकता है। डेट बता दो सर। कोई डेट नहीं मिस की होती, टीएल कभी भी आ जाएंगे, कभी भी चेक कर लेंगे, कोई डेट नहीं है, रैंडमली ये कभी भी हो सकता है। और जिसे नहीं आना बिल्कुल आए ही मत, अच्छा होगा उसके लिए। क्या करेंगे पढ़ के? चलो, तो ये हमारे पास देखो दो लिंक जनरेट हो गए। मुझे किसी का रिकॉर्ड डिलीट करना है, लेट्स सपोज दैट मनीष का रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिलीट, डिलीट पे क्लिक करूंगा, देखो मनीष का रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, इस मनीष का भी करना है मुझे, इस पे भी क्लिक करेंगे, ये भी रिकॉर्ड डिलीट। अभी मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा कंफर्मेशन लग जाए, डिलीट करने से पहले पूछे कि आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अभी डायरेक्टली डिलीट कर दे रहा है। ठीक है, तो आप जेएस लगा सकते हैं, एमबीसी में इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बट मैं जेएस लगा सकता हूँ। डिलीट पे यहाँ जाऊंगा, यहाँ एक लिखेंगे छोटा सा आप ऑन क्लिक, कोड लिख देंगे ऑन क्लिक रिटर्न। ठीक है, और एक आता फंक्शन यहाँ पर कंफर्म, यू नो कंफर्म, और यहाँ पर आप मैसेज डाल देंगे आर यू श्योर, यस। कुछ इस तरीके से सिंपल लिख सकते हैं आप। तो अगर आप इसको रीरन कराएंगे तो आप देख पाएंगे ये आपसे छोटा सा एक कंफर्मेशन मांग लेगा कि अगर आप डिलीट करना चाहते हो यस पे क्लिक करेंगे तभी ये डिलीट करेगा, अदरवाइज आपको नहीं डिलीट करने देगा रिकॉर्ड। बस इतना, तुम गिट पे कोड पुश करना सीख जाओ, पुश करना पुल करना सीख लो, फिर सीख लोगे, जरूरत पड़ने पर सीख लोगे आराम से। स्टूडियो के तुम कंसोल पे क्यों करोगे? मैं कंसोल क्या मतलब? स्टूडियो से तो डायरेक्ट हो जाता है, उसको गिट पे जाकर मतलब नहीं बनता आपको। सर अगर हम वर्क डिवाइड करें उसके काम को अगर डिवाइड करें हाँ गिट का तो वैलिडेशन होना चाहिए। कैसा वैलिडेशन? ब्रांच बनाओ, फिर उसके लिए ब्रांच बनाओ। जब तुम कोड सबको, जब देखो उसमें सेटअप ब्रांच सेटअप होता है, उसके बाद फिर जो भी कोड को पुश करेगा ना वो मेन ब्रांच में ना करके हर कोई कोड कहाँ करेगा? ब्रांच पे, अपनी अपनी ब्रांच पे करेगा बस। जब तुम रिपोजिटरी क्रिएट करते हो, पुश करते हो ना, तो वो पूछता है कि मेन में पुश करना है तो मास्टर में करना है या ब्रांच में करना है, तो वहां सेलेक्ट कर लो बस। डिलीट पे देखो क्लिक करोगे अभी तो देखो यहाँ पर एक कंफर्मेशन आ रहा है आपके पास। ठीक है, अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा मेरा, कैंसिल करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन जब मैं ओके करूंगा तभी मेरा रिकॉर्ड डिलीट। ठीक है, बिट्स ऑफ की एक कंडीशन लगा सकते हैं आप इस तरह से। ठीक है, एक रिकॉर्ड ऐड कर लो और ठीक है, अब करते हैं एडिट को। तो एडिट पे क्या करना पड़ेगा आपको? आप जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका डेटा एक फॉर्म के अंदर क्या होगा? डिस्प्ले होगा। आपका डेटा एक फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होगा, और वो डिस्प्ले फॉर्म आप चाहे तो सेम इसको भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्म। ठीक है, या आप एक नया फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे कर लो। तो आपका डेटा एक फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होगा, जहां पर आप क्या करेंगे, उसे चेंज करेंगे, अपडेट एडिट करेंगे, और उसके बाद जब से सबमिट करेंगे वैसे आपका क्या हो जाएगा? डेटा सेव हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर है एक एडिट का पेज बनाना है, यानी व्यू बनाना होगा, जिसमें अपना डेटा क्या कराएंगे, हम शो कराएंगे। तो मैं यहाँ पे चलूंगा, करा सकते हो, कंडीशंस केस लगाने पड़ेंगे, तो आगे समझ लेंगे हम उसको, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बट थोड़ा सा कंडीशन आप कंडीशनल इंप्लीमेंटेशन। तो पब्लिक
आई एक्शन रिजल्ट क्या रहेगा, एडिट, क्या रिसीव करेंगे, ठीक है, रिटर्न करेगा यह एक व्यू, ये एक व्यू रिटर्न करेगा एंड व्यू इज अ वेरी सिमिलर, जो कि आपका बहुत बेसिक सा होगा। तो मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगा, इसका पहले व्यू जनरेट कर लेंगे। व्यू पेज पे खुलेगा, व्यू पे खुलेगा। एक नया व्यू ऐड करते हैं। आप टेम्पलेट भी डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं एडिट का, लेकिन अगर आप चाहें तो नया व्यू सेलेक्ट करें। नहीं वो नहीं करना, वो करना भी नहीं आपको पड़ेगा। वैसा सिचुएशन बनेगा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, वो आप कर ही नहीं सकते वहां पे। वो समझो जो आपका टेम्पलेट आता है ना, वो पूरी तरह से वेस्ट है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसे सीखना मत, ज्यादा सही रहेगा। उस पर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, कभी यूज भी नहीं होता है। हम लोग ब्लैंक व्यू बनाते हैं और ब्लैंक व्यू पे ही जो भी काम होता है, क्योंकि कभी भी नीड ऐसी नहीं होती है कि जो टेम्पलेट वो बना के देता है वैसा टेम्पलेट आपको चाहिए होगा। टेम्पलेट हमेशा कस्टम चाहिए, तो कोई फायदा उसका है नहीं। वैसे फिलहाल के लिए डेटा मुझे लेके जाना पड़ेगा, आईडी की रिस्पेक्ट में जो भी डेटा है वो जाना पड़ेगा लेकर के, कहाँ पे, व्यू पे। मैं सिंपली क्या करूंगा, इस डेटा को कॉपी कर, मैं इस सिंटैक्स को कॉपी करेंगे, डेटा उठाएंगे, एमपी ऑब्जेक्ट में गया और एमपी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे। जो भी आईडी पास करेंगे, इस आईडी के रिस्पेक्ट में जो भी रिकॉर्ड होगा, उस रिकॉर्ड को क्या करेगा, ये व्यू पे ले जाकर के शो करा देगा। अब इसके लिए कहाँ शो कराना है, फॉर्म के अंदर शो कराना होगा, ठीक है। तो फॉर्म तो चाहिए क्रिएट जैसा, जो आपने क्रिएट के अंदर फॉर्म बनाया है, आप यही फॉर्म सेम ले सकते हैं इसके अंदर एडिट करते हैं। बस केवल एक चेंजेस इसके अंदर आपको रखनी होगी, और वो चेंजेस क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, आपको सबसे पहले मॉडल इंपोर्ट करना है, ठीक है। आपको ये एक्शन कहाँ लेके जाएगा, एडिट पे लेके जाएगा। कंट्रोलर सेम रहेगा, मेथड भी सेम रहेगा, नेम, ईमेल वगैरह वगैरह सब कुछ ऐसा सेम रखना आपको है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पर होगी जो कि आपका होल्ड होता है, आईडी, क्योंकि अपडेट हमेशा आईडी की रिस्पेक्ट में होता है, इसलिए आईडी इंपॉर्टेंट है, और आपको अपनी आईडी यहाँ से पास करनी पड़ेगी। आईडी यूजर को दिखाना होता नहीं है, इसलिए हम आईडी को क्या करते हैं, एक हिडन टाइप का फील्ड ले लेते हैं। हिडन मतलब जो दिखाई नहीं देगा लेकिन इंटरनली होगा, ठीक है। एसपी फॉर सेम इंप्लीमेंट कर देंगे, इसके लिए जो भी हमारे पास यहाँ पर आईडी होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक आईडी आपका यहाँ पर प्रिजर्व हो जाएगा, आईडी प्रिजर्व हो जाएगा, लेकिन दिखाई यूजर को नहीं देगा, ठीक है। और जब हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे तब वो आईडी साथ में साथ जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड आपका अपडेट हो जाएगा। दैट्स इट। सो दिस इज अ बिट ऑफ फॉर्म, ये आपके पास छोटा सा फॉर्म है, और अब करेंगे हम लोग इसका एडिट का पोस्ट मेथड इंप्लीमेंट। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट एंड अगेन एडिट। अब डाटा रिसीव करना आपको है एम्प्लॉई EMP, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, HTTP पोस्ट नाम का एक्शन है। अब आपको डेटा अपडेट करना है, तो आप डायरेक्टली ये डेटा उठाकर डाल सकते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर। तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं, db context डॉट एम्प्लॉइज डॉट क्या रहेगा, EMP, इसके अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। देन db context डॉट सेव चेंजेस। अभी सेव चेंजेस करके कहाँ वापस जाएगा, इंडेक्स पे। तो रिडायरेक्ट टू एक्शन, कहाँ लेके जाएंगे आप इसे, इंडेक्स। दैट्स इट। तो हो गया आपका ये अपडेट का। एंड आप इंडेक्स पे चाहें तो जैसे आपने यहाँ पर इसके लिए दिया हुआ है मैसेज, आई मीन कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, सेम थिंग आप इसको भी दे सकते हैं, एक कंफर्मेशन, ठीक है। आर यू श्योर टू एडिट दिस रिकॉर्ड, थोड़ा सा बेटर लगेगा बस। तो अपडेट का भी काम आपका ऑलमोस्ट हो चुका है, और रन करके देख सकते हैं। तो आपका यहाँ पे CRUD ऑपरेशन कंप्लीट होता है, क्रिएट कर लिया, अपडेट कर लिया, डिलीट कर लिया और सेलेक्ट कर लिया, रीड कर लिया, ठीक है। 4 ऑपरेशन होते हैं CRUD में, ये आपने कर लिया। तो एटलीस्ट देखो, CRUD हम लोग बहुत अल्टरनेट तरीके से करते हैं, मतलब CRUD करने का कोई एक तरीका नहीं है, ये सबसे सिंपल तरीका है जो मैंने आपको कराया है। इसके अलावा बहुत सारे तरीके से लोग करते हैं, कोई API यूज करके करता है, कोई jQuery लगा कर करता है, कोई डेटा टेबल यूज करता है, सब अलग अलग टेक्निक से इंप्लीमेंट करते हैं। और हर प्रोजेक्ट के अंदर लोग डेवलपर के ऊपर डिपेंड करता है
डेवलपर ने इनिशियली कैसे प्रोजेक्ट को प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं वो एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसा उनका आर्किटेक्चर रहता है उसी के अकॉर्डिंग उसमें ऑपरेशन परफॉर्म। चलते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय पे। और इस एम्प्लॉय पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड है, मुझे अजय का रिकॉर्ड अपडेट करना है। मान लो एडिट पे जाएंगे, कंफर्मेशन पूछ रहा है, ओके करेंगे। रिकॉर्ड यहाँ पे देखो सारा शो हो गया अजय का, ठीक है। अजय का नेम अजय हम करना चाहते हैं, मान लो अजय कुमार, और मेल आईडी चेंज करना है मुझे, अजय.k समथिंग। एड्रेस चेंज करना है, सबमिट किया मैंने, रिकॉर्ड देखिए चेंज हो गया, अजय से अजय कुमार हो गया, ईमेल भी चेंज हो गया और एड्रेस भी डेली हो गया, ठीक है। तो परफेक्टली अपना थ्रेड कब कर लिया, डिलीट हो गया, एडिट हो गया, क्रिएट हो गया और एडिट हो गया। अब इसमें कोई डाउट होगा किसी को, पूछ लेगा। कौन सा? हाँ, कौन सा क्वेश्चन? ये अच्छा, एडिट में यहाँ पर ये देखो, इसलिए है कि आप जब आप एडिट पे जाएंगे, यहाँ पर देखो जब मैं एडिट पे जा रहा हूँ किसी के रिकॉर्ड पे, मान लो मनीष के रिकॉर्ड पे जाते हैं, यहाँ पर आपको आईडी नहीं, क्योंकि देखो आईडी जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, और आईडी का नियम होता है कि एक बार अगर जनरेट हो गई तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जब आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं तो हम यूजर को दिखाएंगे क्यों, और अगर दिखाएंगे तो यूजर चेंज करने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। इसलिए हमें उसे इंटरनली जब डेटा यूज करना है और यूजर को दिखाना भी नहीं है, क्योंकि दिखाएंगे तो यूजर हो सकता है चेंज करने का प्रयास करे। तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हिडन फील्ड होते हैं HTML में, हम क्या करते हैं हिडन फील्ड के अंदर उसको रख लेते हैं, उससे डेटा हमारा बैकएंड में प्रिजर्व रहेगा, वहां रहेगा, लेकिन वो किसी को विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा किसी को, बस बट डेटा रहेगा वहां पे, ठीक है। जब हम लोग फॉर्म को अपना सबमिट करेंगे यहाँ से, तो साथ के साथ आईडी भी लेकर के जाएगा। अब जैसे मान लो ये आईडी 6 है, ठीक है, तो अगर इस आईडी को अगर मैं फॉर्म को सबमिट करूं और आपको एडिट की पोस्ट मेथड पे ले जाऊं, यहाँ डिबगर लगा दूं, डिबगर लगा दिया मैंने, ब्रेक पॉइंट लगा दिया और मैं सबमिट करता हूं। जब मैं सबमिट करूंगा यहाँ पे और ये ब्रेक पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ जब माउस पॉइंट क्लिक करोगे अपना, तो देखोगे इसमें बाकी डेटा के साथ साथ जब क्रिएट करते हैं तो आईडी आपका 0 आता है, लेकिन जब एडिट करेंगे तो जो प्रीवियस आईडी होगी आपकी, वो आईडी भी देखो इसमें दिखाई दे रहा है, ये देखो 6 इसमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये 6 क्यों कैसे यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रिजर्व है, फॉर्म के अंदर प्रिजर्व है, वहां रखा गया है, तभी तो आ रहा है, ठीक है। और अपडेट के लिए आईडी मैंडेटरी है, बिना आईडी के एडिटिव फ्रेमवर्क खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा एग्जैक्टली रिकॉर्ड कहाँ है, कौन सा रिकॉर्ड है, तो वो अपडेट नहीं कर पाएगा वो, इसलिए आईडी आपका चाहिए होता है, तो आईडी प्रिजर्व करना होता है। और रियल टाइम में ऐसे आईडी नहीं, बहुत सारे फील्ड आपको कभी कभी प्रिजर्व करने पड़ते हैं, सेव रखने पड़ते हैं, इसकी आपको नीड पड़ती है अपडेट के टाइम पे, ठीक। और कोई क्वेरी किसी की? क्लियर है सबका? कोई क्वेश्चन? आज करके देखेंगे सर, नहीं कुछ समझ आता तो कर ये क्वेश्चन नहीं है, सर ये हेडिंग क्या है आईडी को, सर हम ये अपने नेम के डिफ के अंदर रखा, किसी भी डिफ के अंदर रख सकते हैं इसको, जो आपने डिफ के अंदर रखा है इसको, हेडिंग को आईडी को, सर हम नेम डिफ के अंदर रखते हैं, किसी भी डिफ के अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अलग से डिफ बनाकर रख सकते हैं। चलो अभी ये तो प्रेड हो गया है एम्प्लॉय का, आपने देखा जो भी। अब हम लोग थोड़ा सा एक ऑपरेशन और करते हैं, और एक सिनेरियो और क्रिएट करता हूं मैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अगर मैं क्रिएट करने जाता हूँ यहाँ पे, मान लो मैंने बंद कर दिया क्या इसको, लगा हुआ है, तो मैं अगर मान लो क्रिएट पे जाता हूँ और मैंने कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं डाला, कोई डेटा नहीं डाला, और डायरेक्टली मैंने क्या किया, सबमिट कर दिया, तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर एक ब्लैंक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, ब्लैंक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया। तो अब मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर ब्लैंक रिकॉर्ड ऐसे क्रिएट हो पाए, मैं चाहता हूँ कि यूजर को वैलिडेट किया जाए, मतलब नेम, ईमेल, मोबाइल, ये सब चीजें परफेक्टली वैलिडेट की जाए, मतलब परफेक्ट डेटा रहेगा तभी ये क्रिएट, आई मीन
तभी ये काम करे, अदरवाइज ये क्रिएट ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर वैलिडेशन जब लगाने की बात करते हैं अपने फॉर्म के अंदर, फॉर्म वैलिडेशन के कई तरीके हैं। ठीक है, जिसमें जनरली बोला जाता है डॉटेड कोर के अंदर 3 तरह का फॉर्म वैलिडेशन होता है। 3 तरह का होता है। एक होता है सर्वर साइड वैलिडेशन, एक सर्वर साइड वैलिडेशन जिसे आपको C# से लगाना होता है। एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन जिसे आप जावास्क्रिप्ट jQuery का यूज करके लगाते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं रिमोट वैलिडेशन। डॉटेड कोर के अंदर रिमोट वैलिडेशन नया है, इससे पहले MEC के नॉर्मल डॉटनेट में नहीं था। रिमोट वैलिडेशन आपका सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों का मिक्स है। ठीक है, जो सर्वर साइड भी काम करता है, क्लाइंट साइड भी काम करता है, दोनों के बेस पे काम करता है। ठीक है, सर्वर साइड आपका अभी आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, क्लाइंट साइड आप जब jQuery पढ़ेंगे तब मिलेगा सीखने के लिए jQuery के साथ। उसमें भी बहुत इजी कोड होता है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। और रिमोट वैलिडेशन उसके साथ सीख सकते हैं। रिमोट वैलिडेशन का एग्जांपल मैं आपको बताऊं, पहले तो सर्वर साइड को समझ लो। सर्वर साइड में क्या होता है एग्जैक्टली? देखो, सर्वर साइड का मतलब हमेशा होता है कि जो वैलिडेशन सर्वर पर होता है, मतलब जब आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो पहले फॉर्म का डेटा पूरा कहां जाएगा? सर्वर पे। सर्वर पर डेटा पोस्ट हो जाएगा, सर्वर वैलिडेट करेगा कि एवरीथिंग इज वैलिड और नॉट। अगर सब कुछ वैलिड है तो अगर वैलिड है तो वर्क करेगा, अगर उसमें कुछ भी इनवैलिड है वापस क्या करेगा? एरर रिस्पांस लेकर के आएगा और यूजर को एरर मैसेजेस शो कर देता है। ठीक है, बेनिफिट क्या है? सर्वर साइड वैलिडेशन जब भी आप करोगे तो आपका फॉर्म ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि उसमें कोई किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं होती है। सर्वर साइड वैलिडेशंस हमेशा सिक्योर माने जाते हैं क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, कोई उसे हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सर्वर के हाथ में आए तो सर्वर तक किसी की रीचेबिलिटी नहीं होती है, और सर्वर तक कोई रीचेबल नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर सर्वर साइड के साथ कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। डिसएडवांटेज क्या है? सर्वर साइड वैलिडेशन हमेशा परफॉर्मेंस वाइज स्लो वर्क करता है, क्योंकि सर्वर साइड वैलिडेशन में पूरी एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि आपका फॉर्म पहले ब्राउजर से सबमिट होता है, कहां पर? सर्वर पर। ब्राउजर से जाता है कहां पे? सर्वर पे। ठीक है, सर्वर पे जाता है और सर्वर पे फिर वहां वैलिडेट होकर के फिर वापस आता है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी प्रोसेस करने में अगर आपका इंटरनेट स्पीड स्लो है या आपका मान लो पेज बड़ा है, बहुत हैवी पेज है, तो उस केस में आपका बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसमिट होता है, और इस पूरे डेटा को ट्रांसमिट में लगने में जो करने में जो समय लगता है वो पूरा आपका परफॉर्मेंस को लॉस करता है, परफॉर्मेंस को लैग क्रिएट करता है। ठीक है, दूसरा कंसर्न होता है कि सर्वर साइड वैलिडेशन जब भी आप करते हैं तो एक तो कंसर्न यहाँ पर बनता है कि भाई ये परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करता है, प्लस इसमें हमेशा क्या होता है कि आपका जो पेज होता है, क्योंकि जब भी आप सबमिट करते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन में तो आपका पेज जो होता है ये सर्वर पे सबमिट हो जाता है, जिससे आपका पेज पूरा रिफ्रेश हो जाता है या रिलोड हो जाता है। ठीक है, तो कभी अगर आपको चाहिए कि पार्शियली पेज मेरा लोड हो या फिर पार्शियली चीजें हो तो वो चीज सर्वर साइड वैलिडेशन से पॉसिबल नहीं होगी, मुश्किल होती है थोड़ी सी। तो सर्वर साइड वैलिडेशन में अपने कुछ डिसएडवांटेज हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन में यहाँ थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिलता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन अगर आप करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि क्लाइंट साइड क्या करता है कि सर्वर पे फॉर्म को भेजने से पहले ही क्या करता है? वैलिडेट कर लेता है। मतलब आपके फॉर्म को सर्वर पर भेजने से पहले उसे क्या करेगा? वो वैलिडेट कर लेगा। अगर वैलिड होगा तभी सर्वर पे फॉर्म जाएगा, अदरवाइज फॉर्म जाएगा ही नहीं। क्लाइंट या ब्राउजर से ही आपको मैसेज रेंडर होकर के आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्पीडी होता है, स्मूथ होता है। ठीक है, प्लस क्लाइंट साइड वैलिडेशन से कभी भी आपका जो होता है फॉर्म सर्वर पे सबमिट नहीं होता है या फिर रिफ्रेश या रिलोड नहीं होता है। तो अगर आपका सर्वर मतलब क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाएंगे तो आपका पेज कभी भी पूरी तरह से रिफ्रेश या रिलोड नहीं होगा, तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। बट क्लाइंट साइड वैलिडेशन का अपना एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक होता है कि यह इनसिक्योर होता है, क्योंकि क्लाइंट साइड वैलिडेशन आप जावास्क्रिप्ट jQuery से लगाते हैं, और जावास्क्रिप्ट jQuery जो चीज होती है मतलब है तो लैंग्वेज, क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, बट ये इनसिक्योर है। अगर कोडिंग स्टैंडर्ड की बात करें हम लोग तो इनसिक्योर है। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग रियल टाइम वर्क करते हैं हमें एक से नहीं काम चलता है, हमें दोनों चाहिए होता है। कुछ टर्म्स तक हमें सर्वर साइड चाहिए, कुछ टर्म्स तक हमें क्लाइंट साइड चाहिए, दोनों को मिला के हम काम करते हैं, दोनों वैलिडेशन हमें यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड बोथ पे काम होता है। तीसरे पॉइंट आते हैं रिमोट वैलिडेशन। रिमोट वैलिडेशन जो होता है
वो कभी भी अगर आपको इवेंचुअली कोई चीज इंप्लीमेंट करनी हो, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं तो आपने कभी जीमेल में रजिस्ट्रेशन किया होगा, जैसे आपको जीमेल आईडी डालते हैं, ठीक है, फेसबुक पे डालते हैं, कोई आईडी डालते हैं, तो जैसे आप आईडी डाल के उससे बाहर निकलते हैं तुरंत बता देता है कि आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही, मतलब बिना फॉर्म सबमिट किए ही तुरंत बता देता है कि दिस आईडी ऑलरेडी इन यूज, समथिंग एल्स, समथिंग मैसेज आ जाता है। तो एग्जैक्टली क्या होता है कि वहां पर आपका एक तरह का इंटरनल एजाक्स इंप्लीमेंटेशन होता है। एजाक्स का इंटरनल एजाक्स का एक वैलिडेशन होता है जो क्या करता है कि इंटरनली जैसे ही आप की प्रेस या की अप या ब्लर करते हैं कीबोर्ड पे अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, वो क्या करता है इंटरनली अपना डेटा या वैलिडेशन को इंटरनली परफॉर्म सर्वर पे भेज देता है और वहां से वैलिडेट करके ला करके मैसेज दे देता है, ठीक है। उससे जनरली बहुत कम जगहों पर ये यूज होता है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत रेयर होता है, लेकिन बहुत बेहतरीन चीज है, जब जरूरत पड़ती है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कोई यूजर फॉर्म रजिस्टर्ड कर रहा है या यूजर अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसका ईमेल और मोबाइल यूनिक हो, ठीक है। तो हम चाहते ये हैं कि जैसे यूजर अपना ईमेल डाले, रजिस्ट्रेशन के टाइम ईमेल डाले और ईमेल डाल के जैसे टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आए, तुरंत पहले ये चेक कर ले, सर्वर से ये चेक कर ले कि डेटाबेस में वो ईमेल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो पहले बता दे कि यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। या मोबाइल के साथ सेम सिचुएशन हो सकता है, मोबाइल नंबर डाले तो पहले वो डेटाबेस से चेक कर ले। यानी क्लाइंट साइड का इस्तेमाल करके क्लाइंट साइड बिहेवियर में सर्वर से वैलिडेशन कर लेगा, ये होता है रिमोट वैलिडेशन का बिहेवियर। तो रिमोट वैलिडेशन जनरली दोनों का मिक्स होता है, कुछ केसेस में यूज होता है लेकिन काफी स्टैंडर्ड है। पहले इसके लिए हम लोग खुद एजाक्स सर्विसेज लिखते थे, एपीआई बना के कॉल करते थे, काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्क करना पड़ता था इस वैलिडेशन के लिए, लेकिन अभी ये बहुत इजी टर्म में दे दिया गया है, छोटा सा एट्रीब्यूट लगा दो और थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन कर दो, आपका वैलिडेशन डन, बहुत इजी मैनर, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग देखेंगे सर्वर साइड वैलिडेशन, किस तरीके से सर्वर साइड वैलिडेशंस लगाए जाते हैं, कैसे एट्रीब्यूट्स कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। हालांकि इसके स्टेप्स बहुत इजी हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कुल 3 स्टेप होते हैं, जब भी आपको वैलिडेशन लगाना होगा सर्वर साइड 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। एक, पहली चेंजेस करनी पड़ती है मॉडल के अंदर, पहली चेंजेस करनी होगी मॉडल के अंदर, दूसरी चेंजेस बिट्स ऑफ होती है कंट्रोलर के अंदर, और तीसरा आपको जहां मैसेजेस दिखाने हैं वहां पर आपको व्यू के अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी। 3 चेंजेस करनी पड़ेंगी, वैलिडेशन आपका डन हो जाएगा, ठीक है। तो एक वैलिडेशन लगा के देखते हैं कैसे काम करता है, उसके बाद बाकी तो धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो जाएगा। चलो, सबसे पहले मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और मैं देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करना चाहूंगा। वो चेंजेस क्या है, जैसे अभी यहाँ पर देखो दिखा रहा है नेम, अभी नेम एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है, ईमेल कहाँ से आ रहा है, तो नेम ईमेल आता कहाँ से है, जो आपने मॉडल बनाया होगा, आपने जो मॉडल बनाया होगा एम्प्लॉई का, उस मॉडल के अंदर जो प्रॉपर्टी आपने ली है नेम ईमेल मोबाइल, यही प्रॉपर्टी आपकी जो है वहां पर क्या हो रही है, एज अ टेक्स्ट एज अ लेबल में दिखाई दे रही है। अब मुझे चेंज करना है, मुझे ये चेंज करना है, क्या जो नेम है यहाँ नेम न दिखा करके एम्प्लॉई नेम आना चाहिए, ठीक है, या फिर ईमेल ना करके यहाँ पर एम्प्लॉई ईमेल एड्रेस आना चाहिए, थोड़ा सा मीनिंगफुल और चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसको चेंज करेंगे हम लोग। चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ लगानी होती है, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, यहाँ पर लगाएंगे इट्स अ डिस्प्ले, डिस्प्ले, और डिस्प्ले के लिए आपको नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब इनके लिए नेम स्पेस इंटरनली होता है, इसका नाम है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, ये नेम स्पेस आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। इसी में सारे वैलिडेशन के एट्रीब्यूट्स रखे गए हैं, इसी में सारे एट्रीब्यूट हैं जितने भी आप यूज करते हो सब यही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे हम लोग, क्या सेट करेंगे, नेम, कि भाई डिस्प्ले में नेम क्या दिखाना आपको है, ठीक है। तो डिस्प्ले में नेम आपको जो दिखाना है वो क्या दिखाना है, मैं दिखाना चाहता हूं कि एम्प्लॉई, ठीक है, इस तरह का। ईमेल पे क्या दिखाना है, लेट्स कॉपी एंड पेस्ट, ईमेल पे दिखा देते हैं एम्प्लॉई ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर पे इससे कुछ दिखाना चाहेंगे तो एम्प्लॉई, ठीक है, और एड्रेस पे भी अगर चेंज करना है तो यू कैन चेंज देम, सो एम्प्लॉई, ठीक है। तो यहाँ अगर मैंने चेंजेस की है तो देखो यहाँ चेंज किया और हमने अपने इंडेक्स क्रिएट के अंदर क्या यूज किया है, ASP फॉर यूज किया है और अपनी मॉडल प्रॉपर्टी को बाइंड किया हुआ है लेबल के अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पर हम चेंज करेंगे
आपके व्यू में ऑटोमेटिक वो चेंजेस परफॉर्म हो जाएंगे, मतलब जो भी वहां पे आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी में यूज करेंगे वो ऑटोमेटिक आपके व्यू में जाकर के अपडेट कर देगा। तो सब व्यू नहीं होता, तो उसके लिए कोड जो एक्स्ट्रा कोड होता है वो बच जाता है, उसे थोड़ा डिफरेंस व्यू नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर हम आईडी के बिना पर ये डिलीट करते हैं, तो उसमें हाँ तो क्योंकि अब व्यू हाँ तो उसका व्यू रिटर्न कराना कुछ नहीं पड़ता, कंप्लीट दिखाना ही यहाँ पर आईडी। देखो सो अभी मैं यहाँ चलूँ आपको लेकर के एम्प्लॉय पे और क्रिएट पे, यहाँ पर देखिए आपके जो मैसेजेस थे वो चेंज हो गए, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर एंड एम्प्लॉय एड्रेस। ठीक है, एवरीथिंग चेंज हो गया है, बट हमने चेंज व्यू पे नहीं किया, हमने कहाँ किया है मॉडल। सारा खेल यहाँ मॉडल से है, व्यू अपने आप अपडेट होगा, केवल आपको सब कुछ यहाँ से करना है, सब कुछ कंट्रोल यहाँ से करना है। अब मैं चाहता क्या हूँ, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अगर हम लोग ईमेल एड्रेस ना डालें और डायरेक्टली हम अपडेट सर्वे मतलब सबमिट करने का प्रयास करें, तो ये आपका वैलिडेशन इंप्लीमेंट करें। केवल अभी मैं चाहता हूँ नेम यूजर जो है बिना नेम को डाले, बिना नेम को डाले फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता, या करेगा तो दिक्कत करना आपको उसे। ठीक है, तो वैलिडेशन लगाएंगे यहाँ पर हम लोग। सबसे पहले क्या लगाएंगे, रिक्वायर्ड लगाएंगे। जो जिस फील्ड पे आपको वैलिडेशन चाहिए कि रिक्वायर्ड मतलब वैल्यू होनी चाहिए, उस पे क्या लगाएंगे, रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ भी रिक्वायर्ड लगा सकते हैं, ईमेल पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, फील्ड के जस्ट ऊपर लगाना है, ध्यान रखना, फील्ड के जस्ट ऊपर। और एड्रेस चाहिए नहीं चाहिए कोई बात नहीं, अगर एड्रेस नहीं चाहिए तो अब कोई बात नहीं, मुझे चाहिए, ठीक है मुझे लगाना है, मैंने लगा दिया। तो रिक्वायर्ड मैंने सब पे लगा दिया हुआ है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लगाने से मतलब नहीं है, रिक्वायर्ड आपने लगा तो दिया, लेकिन इसे कंट्रोल भी करना पड़ेगा। इसे कंट्रोल करने का टेक्निक क्या रहेगा हमारे सामने, हम जाएंगे पहले कंट्रोलर में, कंट्रोलर में, और यहाँ पर जो क्रिएट वाला अपना एक्शन है इसमें जाएंगे, एक कंडीशन लिखेंगे, इफ मॉडल स्टेट, यहाँ लिखेंगे इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। अगर मॉडल आपका क्या है, वैलिड है, मतलब स्टेट आपका इज वैलिड प्रॉपर्टी बूलियन रिटर्न करता है। ठीक है, अगर ये वैलिड है तभी ये सारा काम करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा एल्स वापस रिटर्न करेगा सेम व्यू को, मतलब किसको, क्रिएट व्यू में ही जाएगा ये वापस, रिटर्न व्यू, और अपना जो डाटा होगा मतलब क्या ईएमपी वापस लेके चला जाएगा। ठीक है, वापस लेके चला जाएगा। अब इतना काम इसने कर दिया, आपको वैलिडेशन मैसेज भी दिखाने पड़ेंगे क्रिएट पे। ठीक है, तो आप हर फील्ड पे जहां मैसेज दिखाना है वहां जाइए, एक स्पैन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, स्पैन, और यहाँ पर आप लिखेंगे एक एट्रीब्यूट, इसका नाम होगा वैलिडेशन फॉर। किसका वैलिडेशन आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पर, नेम का। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई अगर आपको क्लास यूज करनी हो, मतलब टेक्स्ट रेंजर वगैरह जैसे कुछ आपको अगर एरर वगैरह रेड कलर में दिखाना है, इस तरह की क्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही स्पैन सब पे चाहिए आपको, इधर भी चाहिए नीचे भी। तो यहाँ पर केवल मॉडल का नाम चेंज करना होगा, प्रॉपर्टी का ईमेल, मोबाइल पे चाहिए क्या करेंगे मोबाइल, और एड्रेस पे भी चाहिए, आप जाएंगे डन है। ये रन करके चेक करते हैं एक बार, 3 स्टेप कंप्लीट हुए आपके, चेक कर सकते हैं आपका वैलिडेशन वर्क करता है या नहीं करता है। मैसेज जरूर देखना है, चारों भी देखोगे।
मैं एम्प्लॉय पे जाता हूं और यहां पर जाएंगे हम क्रिएट पे, क्रिएट पे गए। अब अगर मैं कुछ भी बिना डाले फॉर्म को सबमिट कर दूंगा, यहाँ पे देखो जैसे मैं सबमिट करूंगा यहाँ पर मुझे एरर मैसेज आ गए, द एम्प्लॉय नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस फील्ड रिक्वायर्ड, दिस रिक्वायर्ड एंड दिस रिक्वायर्ड। ठीक है, जब तक आप सबमिट मतलब जब तक आप डेटा नहीं डालेंगे तब तक ये आपका क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, और आपको मैसेज बार बार ये थ्रो करता रहेगा। लेकिन अगर आप ध्यान देखेंगे और ध्यान देखेंगे आप हर बार, तो आप देखिए जो आपका रिफ्रेश बटन होता है यहाँ पर ये वाला ब्राउजर का, अगर मैं यहाँ सबमिट करूंगा हर बार क्या होगा, ये देखो रिफ्रेश हो रहा होगा। इसका मतलब क्या है, ये सर्वर पर पोस्ट हो रहा है। रिफ्रेश होने का मतलब क्या है, सर्वर पे जा रहा है, सर्वर से वैलिडेट करके आ रहा है। तो सर्वर साइड वैलिडेशन में ये चीज होती है कि आपका डेटा सर्वर पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो मतलब इस तरह से काम करेगा। मान लो मैंने एक नाम डाल दिया यहाँ पर, इसका वैलिडेशन चला जाएगा। अभी देखो ईमेल का आने लगा, मैंने ईमेल डाल दिया यहाँ पर, इसका भी चला गया, मोबाइल का आने लगा। इसको डाल दिया मैंने, इसका भी चला गया, एड्रेस का आने लगा। ठीक है, और अब मान लो एड्रेस भी मैंने डाल दिया, सबमिट किया, डेटा हमारा क्रिएट हो गया। ठीक, अब एक कंडीशन और है, चलो एक डेटा और क्रिएट करते हैं यहाँ पर। मान लो अजय कुमार का क्रिएट करते हैं, अजय कुमार 5। ईमेल एड्रेस में कुछ गड़बड़ सा डाल देता, मान लो मैंने ये डाल दिया जो कि एक वैलिड नहीं है। मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया कुछ ऐसा ही, ये भी वैलिड नहीं है। ठीक है, 2-3 डिजिट का डाल दिया मैंने। एड्रेस डाल दिया मैंने कुछ यूं ही, और मैंने सबमिट किया। तो यहाँ पर देखो डेटा क्या हो जाएगा, अभी क्रिएट हो जाएगा। मतलब ईमेल एड्रेस देखो इनवैलिड क्रिएट हो गया, मोबाइल नंबर भी इनवैलिड क्रिएट हो गया, क्योंकि अभी हमने जो वैलिडेशन लगाया था उसमें क्या लगाया था, केवल रिक्वायर्ड लगाया, केवल रिक्वायर्ड लगाया है। तो रिक्वायर्ड मतलब केवल होना चाहिए, क्या है उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो मुझे 2 काम करना है। और एक और चीज है कि रिक्वायर्ड पे जो आपका मैसेज आ रहा है, वो मैसेज अभी डिफॉल्ट आ रहा है, द रिक्वायर्ड फील्ड नेम इज रिक्वायर्ड, आई मीन द एम्प्लॉय ईमेल एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, वो डिफॉल्ट मैसेज है। अगर ये मैसेज भी आपको चेंज करना है तो आप अपने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट पे जाएंगे। ये जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट आपने लगाया है, यहाँ पर लगाएंगे आप ब्रैकेट, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और यहाँ पर यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी, इसका नाम होगा एरर मैसेज। यहाँ पर अपना कस्टम मैसेज आप दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे देना है कि एम्प्लॉय नेम, हमने कहा एम्प्लॉय नेम कैन नॉट, ठीक है, कुछ इस तरह का मुझे मैसेज देना था, तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर दिया। ठीक है, सेम थिंग अगर मुझे आगे भी प्रोसीड करनी, मुझे ईमेल के लिए भी ऐसे कुछ करना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे ईमेल एड्रेस के सामने भी क्या करूंगा, ऐसे ही लगा एम्प्लॉय ईमेल कैन नॉट इम्पोर्ट। मोबाइल नंबर के लिए भी सेम, और सबके लिए भी सेम लगाना पड़ेगा, तो खुद लगा के आप चेक करिएगा। तो एम्प्लॉय मोबाइल, हमने कहा केवल मोबाइल नंबर। ठीक है, ये हो गया एरर मैसेज को कस्टम दिखाना। अगर आपको एरर मैसेज कस्टम दिखाने हैं तो आप इस तरीके से कस्टम एरर मैसेजेस को शो करा सकते हो यूजर को। एक बार चला के देखते हैं। ओपन करते हैं एम्प्लॉय और क्रिएट। अब देखो सबमिट करेंगे अगर हम लोग डायरेक्टली, तो देखना है यहाँ पर मैसेजेस क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं ना। अभी वो मैसेज नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है एम्प्लॉय नेम कैन नॉट एम्प्टी, एम्प्लॉय ईमेल कैन, मतलब जो भी हमने ओवरराइड किए मैसेजेस को, वो सारे मैसेज हमारे हिसाब से डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड लगा लिया आपने। इस तरह से अगर मुझे ईमेल का लगाना है, मोबाइल का लगाना है, तो देखो 2-3 चीजें होती हैं वैलिडेशन में, जो मैं बता दूं क्या क्या यहाँ पर यूज कर सकते हो तुम। वैलिडेशन में आप यहाँ पर लगा सकते हैं, एक तो रिक्वायर्ड आपने यूज किया, ये तो देख लिया आपने। ठीक है, दूसरा आप लगा सकते हैं मिन लेंथ का,
मैक्स लेंथ का, ठीक है। जैसे मान लो नेम है, मिनिमम इतना कैरेक्टर, मैक्सिमम इतना कैरेक्टर होना चाहिए, वो लगा सकते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस का, ईमेल एड्रेस का बिल्ट इन आता है, ठीक है। कंपेयर वर्ड लेटर लगा सकते हैं, कंपेयर फॉर, कंपेयर पासवर्ड, और टू फील्ड, दो फील्ड अगर कंपेयर करने, दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, तो वहां पर कंपेयर वर्ड लेटर आपका काम करेगा, ठीक है। पैटर्न काम करता है आपका यहाँ पर, पैटर्न, इसके थ्रू क्या इंप्लीमेंट करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, क्या चलाएंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जनरल टर्म में वैलिडेशन सही होते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर ये जो बिल्ट इन आपके पास है, चाहे रिक्वायर्ड हो, मेन हो, मैक्स हो, ईमेल हो, कंपेयर हो, अगर आपका काम इनसे हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, अगर इनसे कोई काम नहीं हो पा रहा है आपका, तो लास्ट ऑप्शन सबके लिए पैटर्न। रेगुलर एक्सप्रेशन सबका सिंगल सोल्यूशन, जितने वैलिडेशन होते हैं, अगर आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप रेगुलर एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करिए। कुछ भी कस्टम चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का चाहिए आपको, या मोबाइल नंबर का चाहिए आपको, पिन कोड का चाहिए, जो भी अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सली कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका यूनिवर्सल लेवल पे वैलिडेशन नहीं बनाया जा सकता है। जैसे मोबाइल नंबर का वैलिडेशन यूनिवर्सल नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मोबाइल नंबर हर कंट्री के अलग अलग डिजिट्स होते हैं, अलग अलग स्टार्टिंग डिजिट होते हैं, तो उसका कभी भी फिक्स नहीं हो सकता है। पिन कोड का नहीं हो सकता है, क्योंकि हर कंट्री के अलग अलग पिन कोड होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं डिजाइन डिफाइन करने के, ठीक है। या ऐसे ही बात करो पासवर्ड की, तो कुछ लोग पासवर्ड का अलग अलग कंसेप्ट रखते हैं कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग करता है, कोई कम कॉम्प्लेक्स करता है, कोई उससे कम कॉम्प्लेक्स करता है। तो जनरली जहां पर चीजें फिक्स नहीं है या कोई रेगुलर स्टैंडर्ड नहीं है, वहां पर क्या यूज होगा, ठीक है। पैटर्न के अंदर हम लोग राइट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल सेट करते हैं, कुछ रूल सेट करते हैं, और जो भी रूल हम एक बार सेट कर देते हैं, उसी रूल पे हमारा वैलिडेशन परफॉर्म होने लगता है, ठीक है। पूछो। पासवर्ड में ये भी वैलिडेशन करनी पड़ती है, इसमें हमें अल्फाबेट वैल्यू कैपिटल लेनी है या वो बाइट, वो डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे, जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वैसा आपको पैटर्न सेट करना पड़ेगा। बाइट होती है सर, हम लोग स्पेसिफिक सिंबल यूज करें तो कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर वही तो है, दिखा मैंने ना, कंपेयर पासवर्ड और टू फील्ड, दो फील्ड कंपेयर करने, दोनों सेम है या नहीं है, कंपेयर काम करेगा। सर कोई अगर सिंबल यूज करे तो स्पेसिफिक सिंबल, जैसे अगर कोई हैश या सबका सिंगल सॉल्यूशन पैटर्न, पैटर्न यूज करें, पैटर्न में ही सारा कुछ होता है। जो वैलिडेशन आपको नहीं समझ में आते वो सब पैटर्न से कर सकते हैं, सब कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। रियल टाइम में ज्यादातर काम वैलिडेशन का ज्यादा काम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन से ही करते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन चीज होती है। इसमें हम लोग जब लोग रियल वर्क करते हैं तो क्या करते हैं ना, इसका एक पूरा पैकेज बना लेते हैं, क्लास बनाते हैं, और उसके अंदर सबके अलग अलग रूल लिख देते हैं, जैसे ईमेल का लिख दिया, मोबाइल का लिख दिया, पिन कोड का सबका अलग अलग लिख दिया, और राइट करके फिर उसी क्लास को हम लोग कॉल कर लेते हैं, जहां चाहिए होगा उसे वही कॉल कर लेते हैं। एक जेनरिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उस जेनरिक स्ट्रक्चर को जहां चाहिए वहीं पर कॉल करके यूज करते हैं, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट। फाइन। सो चलो मुझे अभी एक दो और लगा के देख लेते हैं हम लोग। कंपेयर के लिए फील्ड बनाना पड़ेगा ना, अच्छे पासवर्ड वाला नहीं बनाया। चलो तो अभी नेम के लिए कुछ लेते हैं। मान लो मिन लेंथ का मुझे लेना है, मैक्स लेंथ का लेना है, तो है बहुत इजी वैलिडेशन, ये बहुत इजी होता है। और तुम्हें अब इसके बाद मतलब जो वैलिडेशन लगाना, रूल बढ़ाना है, यही बढ़ाना है, ऊपर कुछ नहीं करना, बाकी कहीं नहीं करना होगा। जैसे मुझे मिन लेंथ का चाहिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिन लेंथ सेट कर देंगे। अब मिन लेंथ आपको कितना चाहिए, मुझे मैंने कहा कम से कम नेम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है। और एरर मैसेज क्या चाहिए वो दे दो यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा नेम मस्ट बी मिनिमम 3, ये दे दिया। सिमिलरली आपको मैक्स लेंथ देना है, यू कैन डू दैट। क्या करेंगे, मैक्स लेंथ भी दे देंगे। मैक्स लेंथ नेम, मैक्स लेंथ मैंने कहा चलो 30 कैरेक्टर कर देते हैं। हमने कहा नेम मस्ट बी मैक्सिमम 30 कैरेक्टर,
ठीक है, ये मिन और मैक्स हो गया। सिमिलरली आपको ईमेल के लिए काम करना है, तो ईमेल के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और रूल लिखेंगे किसका, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस पे सिंपल आपको केवल एक ही चीज देनी होगी, क्या, एरर मैसेज, ईमेल एड्रेस इज नॉट, ठीक है, ये दे दिया। मोबाइल पे अगर मैं बात करूं, अरे ईमेल गलत आपने दिया क्या, ईमेल का आपको देना है ईमेल पे, यहाँ पे तो अच्छा, ईमेल का तो लगा दिया आपने ना, अच्छा रिक्वायर्ड लगा दिया आपने यहाँ पर, और ईमेल का भी लगा दिया, ठीक है। मोबाइल पे आपको लगाना है, मोबाइल पे हम क्या लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल का कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता है ना, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे क्या, पैटर्न। पैटर्न के लिए हम लोग यूज करेंगे रेगुलर स्पेशन, और इसके अंदर तुम्हें दो चीज देनी पड़ेगी, एक तो पैटर्न होगा और दूसरा क्या होगा तुम्हारा, एरर मैसेज। क्या होगा, इनवैलिड मोबाइल। अब मोबाइल नंबर का आपको पैटर्न चाहिए, कहाँ मिलेगा, क्या देना होगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर का जो पैटर्न होता है उसको आप लोग, अगर आपको पैटर्न नहीं लिखना आता है तो आप जा सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से आपको मोबाइल नंबर के पैटर्न या सभी पैटर्न मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं जाता हूं, यहाँ पर एक साइट है आई हेट REGX, इस साइट पे जाइए और यहाँ पर देखिए सभी पैटर्न, यूजर नेम, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, SSN, IP एड्रेस, ASCII, जिसका भी चाहिए आपको ले लो। मुझे फोन नंबर का चाहिए, मैं फोन नंबर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ईमेल एड्रेस मिला, पैटर्न मिला, कॉपी किया आपने, रूल्स यहाँ पर है, टेस्टिंग भी है, और मैं यहाँ पे लाके उसको पेस्ट मार सकता हूँ या कहीं रख के उसका वेरिएबल यहाँ लाके डाल देंगे, ठीक है, हो गया वैलिडेशन का काम। इसमें एड्रेस पे अगर आपको लगाना हो कुछ तो आप लगा सकते हैं, केवल मैक्स लेंथ लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, या मिन लेंथ भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी क्या लगाना है। हमने यहाँ पर सेट किया, मान लो मैक्स लेंथ 200 कैरेक्टर, एरर मैसेज, ठीक है, मैक्स 200 ठीक है। सो दैट्स इट, इतना वैलिडेशन था, लगा दिया आपने। अच्छा, इसमें एक और छोटी सी प्रॉब्लम है कि देखो, जब भी आप रेगुलर स्पेशल उठाओगे तो सिंगल स्लैशेस जहां पर आपको दिखेंगे ये, ठीक है, यहाँ पे एरर आ जाएगी, तो आपको करना कुछ नहीं है, इन सिंगल स्लैशेस को डबल स्लैशेस से रिप्लेस कर देना होगा। एग्जैक्टली एक्चुअल क्या होता है, सिंगल स्लैश एक एस्केपिंग फैक्टर माना जाता है के अंदर, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली उसका दो सिंटैक्स होता है, या तो उसको हम डबल स्लैश से रिप्लेस कर दें वो खत्म हो जाएगा, या फिर उसको हम लोग ऐड साइन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसको मैं भी बता देता हूँ, एरर आती है तो कैसे चलेगा। फिलहाल के लिए मैं जाता हूँ यहाँ पर क्रिएट पे वापस। अब देखो, अगर मैंने यहाँ पे देखा, सबसे पहले मुझे मिला किसका, क्रिएट का मिल रहा है। अब अगर मैं एक कैरेक्टर का मान लो डाल देता हूँ, यहाँ पर मैंने डाला एक कैरेक्टर नेम, ठीक है, और मैंने सबमिट किया वापस, देखो यहाँ पर मिल लेंथ आपका काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो इसमें काम करना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ईमेल एड्रेस मैंने कुछ गड़बड़ डाल दिया, देखते हैं, ईमेल भी आपका काम कर रहा है, मोबाइल भी कुछ गड़बड़ डाल दो। अच्छा, इसका मतलब भी वैलिडेशंस आपके कोई भी नहीं चल रहे हैं, तो इसके लिए हमें लगता है कि हमें ये चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने काम नहीं किया हुआ है, यहाँ पर एरर है स्टिल, ये प्रॉब्लम्स करेगा। ठीक है, इसको आप केवल ऐड साइन से स्टार्ट कर देंगे, ये आपका फिक्स हो जाएगा। और अगर कभी प्रॉब्लम्स आती है इन चीजों में, सिस्टम स्लो जब होता है तो स्टूडियो क्या करता है, नया बिल्ड नहीं क्रिएट करेगा, पुरानी बिल्ड को रन करा देता है। तो क्लीन कर दीजिए सोल्यूशन को और दोबारा वापस से आप प्रोजेक्ट को रन करा लीजिए, चीजें अपने आप फिक्स हो जाती है।
तो रन करा लेते हैं, एक बार रन करके चेक कर लेते हैं वर्किंग है या नहीं है। चलो देखो, अभी अगर मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ इसको, क्रिएट पे वापस जाएंगे और अगर मैं यहाँ पर एक लेटर डालता हूँ, मान लो कोई भी एक, सबमिट करेंगे, यहाँ पर देखो मैसेज आ गया, नेम मस्ट बी मिनिमम 3 कैरेक्टर। 2 कैरेक्टर भी डालेंगे तब भी सेम कैरेक्टर में आएगा मैसेज आपको। और अगर हम लोग डालेंगे यहाँ पर 30 कैरेक्टर ज्यादा, देखो लेगा ही नहीं है, 30 कैरेक्टर ज्यादा नहीं लेगा ये। तो मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट हो गया यहाँ पर। उसके बाद ईमेल पे बात करें, अगर मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पर तो मैसेज देखो क्या आ गया, प्लीज इंक्लूड द @ ठीक है ईमेल एड्रेस में, मतलब जो भी ईमेल का फॉर्मेट होता है वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ऐसे आप सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप डालेंगे उसको, हमने कहा मान दिया यहाँ पर कुछ भी। और मोबाइल नंबर में जब आ जाएंगे, अगर मोबाइल नंबर मैंने नहीं डाला तो इम्पटी का आ रहा है। अगर मान लो मैंने डाल दिया कुछ भी, ठीक है, और मैंने सबमिट किया, यहाँ पर इनवैलिड मोबाइल नंबर, तो एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। तो जब तक आप वैलिड नहीं देंगे तब तक ये मैसेज नहीं जाएगा। सबमिट करेंगे, ये भी गया। अब आपका एड्रेस का आ रहा है, तो एड्रेस में भाई 200 कैरेक्टर का लेंथ है, 200 कैरेक्टर तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका वो 200 कैरेक्टर डाल सकते हैं, जनरली उतना बड़ा तो लेगा ही लेगा, उसका टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एवरीथिंग फाइन, वैलिडेशन आपका काम कर रहा है और सब कुछ अगर वैलिड है तो आपका डेटा भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्यों मैं HTML से तो सारे बनाए सर, वहां पे चेंज करे, हमारे चेंज करेगा, यहाँ पे चेंज करेगा, देखो कंट्रोल करने का व्यू होता है। देखो व्यू को केवल जो है ना, फ्रंट एंड को केवल विजिबिलिटी का कंट्रोल दिया जाता है। सिक्योरिटी रीजन से सारा डेटा कंट्रोल जो होता है सर्वर साइड में बैकग्राउंड से होता है। ठीक है, व्यू केवल विजिबिलिटी के लिए है, व्यू पे कोई काम नहीं है। जो कंट्रोल होगा वो पूरा बैकग्राउंड से होगा, क्योंकि अगर व्यू पे कंट्रोल दे दिए तो व्यू जो होता है वो क्लाइंट साइड थिंग होती है, और क्लाइंट साइड जो होता है यूजर को एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो वहां पर सिक्योरिटी लैक होता है, परफॉर्मेंस इश्यू आता है। इसलिए इन्होंने सारा कुछ जो सर्वर साइड वैलिडेशन है वो सब बैकग्राउंड से कर दिया। हाँ, जब आपको ये चीज क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगाना होगा या क्लाइंट साइड वर्क करना होगा तब आप व्यू के साथ काम करेंगे। तब ये सारे कोड, अपने जो भी कोड लिखने होंगे जावास्क्रिप्ट jQuery का, वो सब आप व्यू के अंदर या व्यू से JS बना करके जिसमें कॉल कराएंगे वो चलेगा। क्लियर है? किसी कुछ पूछना है?